नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बीच बहस जिस तरह से जो सामयिक मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। 1 जुलाई से देश की जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। 3 नए कानून लागू होने के बाद या हम कह सकते हैं देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। 3 नए कानून आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि अब जो न्याय मिलेगा, जो जस्टिस मिलेगा, बहुत रफ्तार के साथ मिलेगा, बहुत तेजी के साथ मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए दंड की जगह न्याय मिलेगी। लेकिन 1 जुलाई को जिस तरह से जो पुराने कानून थे ब्रिटिश काल के वो बदले गए और नए कानून अमल में आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या जिस तरह से ब्रिटिश काल में जो कानून लाए गए थे 1860 के, जो भारतीय दंड संहिता चली आ रही थी उसको बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। यानी कि शब्दों का हेरफेर तो यहाँ पर किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ धाराओं में हेरफेर। अपराध वही है लेकिन कानून अब एक नए तरीके से लागू किया जाएगा, या फिर ये कहे कि न्याय एक नए तरीके से आम जनता को दिया जाएगा। अब यहाँ पर दंड से लेकर न्याय तक अपने कानून तो लागू कर दिए गए हैं, लेकिन ये कितने कारगर साबित होंगे आज इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि क्या वाकई ये जो नए कानून लागू किए गए हैं ये अहम कदम है या फिर सिर्फ दिखावटी बदलाव है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मौजूद है। नवीन जी बहुत स्वागत है। विजय कोटिया जी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हमारे बीच मौजूद है। विजय जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ सचिन के वर्मा जी, विधि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी बहुत स्वागत है। रेखा जैन जी, विधि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। रेखा जी बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण दोसेले जी, विधि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। श्री कृष्ण जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ विलक्षण जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। विलक्षण जी बहुत स्वागत है। तो बीच बहस का आज का जो मुद्दा यही है कि नए जो कानून हैं जो 1 जुलाई को लागू हो चुके हैं कितने कारगर हैं, कितने इफेक्टिव हैं, और जो पुराने कानून थे वाकई नए कानून लागू होने के बाद उसमें लोगों को न्याय तेजी के साथ मिलेगा। और इसका जो हम लगातार अदालतों में भी देखते हैं कि तमाम सालों की जो पेंडिंग्स है क्या उससे भी निजात मिलेगी। ये तमाम सारी चीजें हैं कि अब नए कानून लागू होने के बाद क्या चुनौतियां हैं, क्या एक सिस्टम डेवलप अप होना चाहिए कि लोगों को भी जानकारी हो कि जिस तरह से तमाम सारी धाराएं बदली गई हैं उन धाराओं का उनको ज्ञान हो और किस तरह से न्याय के लिए वो अपनी गुहार लगा सकते हैं। आज इसी पे चर्चा होगी, बातचीत होगी। शुरुआत करेंगे नवीन जी के पास में आता हूं। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है। नवीन जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि कानून तो 1 जुलाई को लागू हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि इसमें जो न्याय मिलेगा तेजी के साथ मिलेगा, इसमें रफ्तार मिलेगी। लेकिन जो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या देश अभी इस सिस्टम को एडॉप्ट करने की स्थिति में है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत कुछ बताने की जरूरत है, बहुत कुछ जागरूक करने की जरूरत है, ना केवल लोगों को बल्कि जिनको न्याय देना है उनको भी। नवीन जी। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि भारतीय नए कानून, ये पहली बार ये हुआ है इतिहास में, भारतीय इतिहास में, कि ये तीनों कानून एक साथ जो है लाए गए हैं। चूंकि भारतीय दंड संहिता 1860 का था, बार बार संशोधन हो रहा था, और दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 का था, ये भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का था। तीनों कानूनों को एक साथ पहली बार चेंज किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। देखिए, इस कानून को जो लाने का जो मेन उद्देश्य ये था कि पीड़ित को केंद्र में रख करके इस कानून को लाया गया है। जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश कानून के जमाने का था, ये जो कानून जो लागू किए गए थे, जो चले आ रहे थे ब्रिटिश जमाने से, उनका उद्देश्य ये था कि आंदोलनों को दबाना, लोगों में डर और भय व्याप्त करना। दंड का एक होता है दंड शास्त्र, कि दंड को आप भय दिखा करके लोगों को जो है वो दबा कर रखा जाए। लेकिन ये जो कानून लाए गए हैं ये पीड़ित को केंद्र, जैसा कि इसके नाम में से ही परिलक्षित होता है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जहां तक कि आपने प्रश्न किया कि ये जो कानून लाए गए हैं
इन कानूनों को जो लाया गया है, जो चेंज किया गया है, ऐसा कोई चेंज नहीं है कि नहीं जनता को जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। बस ये है कि इसमें जनता जो उसके अधिकार है, उस अधिकार को जो है वो इसमें जो है विस्तार दिया गया है। और विस्तार इस तरह से दिया गया है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एफआईआर पहले जो है एक सीमा विवाद होता था। जैसे कोई घटना घट जाती थी तो एक थाना क्षेत्र का विवाद होता था, यह कहा जाता था कि ये मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, दूसरा थाना कहता था कि ये मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अब इस पे जो है एक 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है। अब आप इस चीज की मनाही नहीं कर सकते एफआईआर लिखने से, एफआईआर तो लिखा ही जाएगा, ये सुनिश्चित कर दिया गया है, ये पीड़ित को ध्यान में रख के लाया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात की गई है इसके अंतर्गत कि आप जो है ये ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम, जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इस शब्द यूज किया गया है, ये सबूतों को हाँ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर जो है, आप कहीं भी हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई घटना घट जाती है, आप फोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं तुरंत सूचना, और आप जो है उसमें एक समय बताया गया है और समय पर उपस्थित होकर के आप वहां पे जो है उसको वो कर सकते हैं। तो ये कानूनी जो तीनों कानून जो लाए गए हैं, ये निश्चित रूप से ये जो है इससे अपराध रुकेंगे और सजा में जो परसेंटेज है वो उसमें वृद्धि होगी। बेहतर बात नवीन जी कह रहे हैं कि अपराध रुकेंगे या, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है रिस्का जी, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं कि क्या जो एक टाइमिंग की बात आती थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब एफआईआर, अगर एफआईआर लिखने की बात करें तो उसमें भी तमाम तरह के समय लगता था, लेकिन जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी है या जो बदलता हुआ परिवेश है, मुझे लगता है कि उसी के अकॉर्डिंग, जिस तरह से नवीन जी कह रहे हैं कि एक बेहतर कानून ये साबित होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए डिजिटल इंडिया की जब बात की जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से एफआईआर की बात की गई है, इस सबूतों को मान्यता देने की बात की गई है और ये कहा जा रहा था कि आधुनिकीकरण को पूरे ध्यान में रखकर और ये जो कानून है वो लाए गए हैं। लेकिन सचिन के वर्मा जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए सवाल यही है, जिस वाक्य से हमने शुरुआत की थी कि आखिर ये कानून कितना कारगर साबित होगा। क्या देश का सिस्टम वाकई इतना डेवलप्ड है कि इस कानून को वो एक्सेप्ट कर सकता है? क्योंकि देखिए अपराध वही है, कहीं ना कहीं धाराओं में कुछ चेंजेस किए गए हैं और जिस तरह से अभी अदालतों को लेकर, क्योंकि राजेश जी ने शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे मामले ऐसे लंबित है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? ये वाकई एक अहम कदम है या फिर क्योंकि राजनीति का केंद्र अगर हम देखें तो हर चीज को राजनीति के केंद्र में लाकर छोड़ा जा रहा है, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ एक दिखावटी बदलाव है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में इस तरह के बदलाव किए गए हैं और भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है? देखिए ऋषिका, किसी ने कोविड काल में ये नहीं सोचा था कि भारत देश इतनी मैच्योरली जो है डिजिटल इंडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग जन उपयोग में उसका उपयोग किया जाएगा, और जिस तरह से लोगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, जुडिशियल सिस्टम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जिस तरह से डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये किसी ने नहीं सोचा था कि जहां अमेरिका में भी जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन किसी को अवेलेबल नहीं है कि वो सिर्फ एक ऐप पर जो है एक्सेस करके डाउनलोड कर ले अपना जो है डिजिटली, और सॉफ्ट कॉपी में अपना जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो किसी को दिखा पाए। यूपीआई का जिस तरह का उपयोग जो इंडिया कर रहा है वो आज अमेरिका में भी उपलब्ध नहीं है कि वो सब्जी अगर कोई व्यक्ति ठेले से खरीदता है और यूपीआई के थ्रू उसका कोई पेमेंट हो जाता है, तो ये सिस्टम अमेरिका में भी आज उपलब्ध नहीं है। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि इसके बारे में कहीं कोई विचार विमर्श ही नहीं था और ये अचानक से लागू होकर दिया गया है। 2005-2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी एफआईआर देश में दर्ज हो उस एफआईआर को पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो एक्यूज्ड हैं या उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो भी उस एफआईआर को एक्सेस कर पाएं और पब्लिकली लोगों को मालूम हो कि किस तरह की कोई एफआईआर जो है किस व्यक्ति के खिलाफ में दर्ज की गई है और उसमें किस तरह के आरोप हैं। तो ये जो है ये पहले से ही इस बारे में विचार विमर्श जो है एक लीगल फर्टर्निटी में चल रहा था, और उसी का ध्यान रखते हुए जो विधि के जो विशेषज्ञ हैं और सरकार ने जिस तरह से कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी ने ये निर्णय किया कि इस तरह के प्रावधान जो है अब समाहित करने का बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का फैसला हुआ है, इतना बड़ा निर्णय हुआ है,
तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो तैयारी होगी, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनके साथ चर्चा हुई होगी और फिर ये सारी चीजें हैं, चाहे धाराएं बदलने की बात की जाए। सदस्यों ने किया है। ब्रिजलाल जी जो आईपीएस ऑफिसर थे, जो राज्यसभा के सांसद हैं इस समय, उनकी एक कमेटी जो थी, उस कमेटी ने, जिसमें माननीय चिदम्बरम साहब भी जो उसमें मेंबर थे, तो इस तरह के बड़े बड़े विधि विशेषज्ञों ने इस सारे प्रोविजंस का जो है वो कॉग्निजेंस लिया और फिर उसको लागू किया गया। विधि विशेषज्ञों की जब हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटक की जो विशेषज्ञ टीम थी, ये चीजें भी सामने आई हैं, तो वहां पर राज्य कानून मंत्री का ये कहना है कि हमसे विचार विमर्श करने के लिए कहा गया था, हमसे सलाह मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद हमारी सलाह बोला गया था कि आप विचार विमर्श कीजिए और सुझाव दीजिए ना, लेकिन उसके बाद हमारी सलाह मांगी नहीं गई। उन्होंने काफी सारी चीजों पर आपत्ति जताई थी उस समय पर, जैसे कि जो नए कानून, जो नए न्याय संहिता लेकर आए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर राष्ट्रगान का अपमान कोई कर रहा है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, जांच एजेंसियों के लिए उन्होंने बड़ा खतरा बताया था। तो वहां से भी विशेषज्ञों की टीम की एक अलग सलाह सामने आई है, मतलब वो इसको अहम कदम नहीं मान रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ संशोधन किए गए हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है, तो इतनी बड़ी चीज लाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, जिस तरह से ये देखिए राजद्रोह को देशद्रोह की डेफिनेशन में लेके आए हैं, तो वो जो राष्ट्रगान के बारे में जो उनका एक जो एप्रीहेंशन है वो उस धारा से कवर हो जाता है। वहीं जहां मॉब लिंचिंग की बात हो, ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हो, टेररिज्म की बात हो, अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात हो या प्रॉमिस टू मैरिज की बात हो, तो ये सारी जो नए प्रोविजंस जो हैं ये बीएनएस में समाहित किए गए हैं। मॉब लिंचिंग को भी इसमें अपराध बनाया गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम को अपराध बनाया गया है, टेररिज्म को जो है वो नया जो है उसको नया समाहित किया गया है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, बिल्कुल सही आपने कहा। और जिस तरह से इसकी बात, चूंकि जब हम ये कह रहे हैं कि नए कानून कितने कारगर हैं, तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि इन नए कानूनों की कितनी दरकार इस समय थी कि इन नए कानूनों को लाया गया है। वैसे सीधे श्री कृष्ण जी के पास में आता हूं। श्री कृष्ण जी क्या, जिसका जिक्र सचिन जी कर रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग की बात करें, लगातार जो दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार जिस तरह से आतंकवाद का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता रहता है, न केवल बाहर से बल्कि अंदर से, क्या यही चीजें रही हैं, यही पैरामीटर्स रहे हैं और तभी ये निर्णय लिया गया या फैसला लिया गया कि नहीं, अब वो जो पुराने समय के कानून थे, जो ब्रिटिश काल के कानून थे, उनको बदला जाए और जो स्वदेशी कानून है उनको अमल में लाया जाए? देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी किसी व्यक्ति का नाम चेंज करने से व्यक्ति बदल नहीं आता। ये किसी व्यक्ति का पहला नाम है और उस व्यक्ति का कलर रख दिया जाए तो क्या ये व्यक्ति चेंज हो गया क्या? ठीक वैसे भी जो 1874 में लॉर्ड माउंटेन उन्होंने जो लेकर आए थे कानून, उन्होंने जो एक की परिभाषा को पढ़ करके और विधि विशेषज्ञों को राय स्पष्ट करके जो डेफिनेशन किया था, उसी वर्तमान सरकार ने उसी डेफिनेशन को सिर्फ सेक्शन बदला है, ना कि डेफिनेशन को बदला। डेफिनेशन सेम के सेम है। 302 की मर्डर की हम बात करते हैं, ये 145-49 में वही कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। अब उन्होंने क्या करा, जो नया न्याय है BSSS, तो इसमें क्या करें लोगों ने 190 में वही कॉमन इंटेंशन है। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को हत्या कर दी जाती है, तलवार पकड़ लिया जाता है, तो उसमें कुछ अलग परिवर्तन किया। इन्होंने डेफिनेशन को कॉपीराइट करके वैसे की वैसा रखा हुआ है, ऐसा इसमें कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया हुआ इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी, जैसे कि आपने बताया कि संशोधन को लेकर कुछ नवीन जी कह रहे हैं। मैं इसमें एक थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ इसमें इस चीज को। देखिए, ये जो कानून लाए गए हैं, ये तत्कालिक परिस्थितियां जो हैं, जो अपराध हो रहे थे तथा अपराध करके जो व्यक्ति निकल रहा था और वो अपराध के दायरे में जो धाराएं थी उसमें नहीं आ रहा था, इसको लेकर के किया गया है। जैसे देखिए, तहसीन पूनावाला का मामला था और उसमें मॉब लिंचिंग को लेकर के बहुत विस्तृत गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और ये धारा इसीलिए जोड़ी गई। अब रही बात दूसरी जो है चेन स्नेचिंग के जो धारा जोड़े गए। अब दूसरा चीज जो राजद्रोह हटा करके देशद्रोह लाया गया, ये जो हमारा वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता थी जो कि सुरक्षित रखी गई थी भारतीय संविधान के अंतर्गत, इसको संरक्षित करने के लिए राजद्रोह का सेक्शन को हटाया गया है। और ये जो तत्कालिक जो परिस्थितियां जो अपराध हो रहे थे उस पर कंट्रोल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुत पहले से गाइडलाइन और बहुत सारे मामलों में जो अपने वर्डिक्ट दिए जा रहे थे,
उसी को लागू करने के लिए ये विस्तार से इसे बिल्कुल किया नवीन जी, गया है। कहने का मतलब यही है कि जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय देश में थी, सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इस समय थी इन कानूनों की, इसलिए कानून लाए गए। इसका बिल्कुल ठीक कहा नवीन जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि तत्कालीन जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उनको देखते हुए जो नए कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसको 1 जुलाई से लागू कर दिया गया और आज 4 जुलाई 3 दिन बाद हम खड़े हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, जब कुछ जो पुलिस टीम है, पुलिस ब्यूरो चीफ से जब उनसे सर्वे किया गया है राजेश जी, तो उनका भी कुछ कहना है, उन बातों को भी आज हम चर्चा में ले लेते हैं। रेखा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसको लेकर। देखिए, कई पुलिस ब्यूरो चीफ्स का ये कहना है कि जो जांच एजेंसियां हैं, अब उनकी जो जवाबदारी है वो यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि देखिए तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करना, 7 साल से अधिक की सजा के प्रावधान वाले जघन्य अपराधों में अब फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा। तो इसको लेकर जो जांच एजेंसियां, उनकी जवाबदारी तो बढ़ी गई है ना कहीं ना कहीं, और जो कमियां हम देख रहे हैं ऐसी चीजों में, जैसे जज को लेकर देख ले या फिर एजेंसी ऑफिसर्स को लेकर देख ले, उसको देखते हुए कितना ये बैलेंस कर पा रहा है? ये जो प्रावधान बनाया गया है ये बहुत ही सही है। इस मामले, क्रिमिनल के मामले में तो बहुत सही है, क्योंकि जो छानबीन होती थी पहले पारदर्शिता नहीं थी। पुलिस क्या रिपोर्ट बना रही है, क्या छानबीन कर रही है, ये चीज प्लेटफॉर्म पे नहीं आता था, किसी को पता ही नहीं चलता। जो पुलिस ने बना के सामने रख दिया, पब्लिक वही देखती थी, या एक्यूज को पता चलता था। अब वीडियो और कॉन्फ्रेंस, इन सब के माध्यम से पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कितना सच है, कितना झूठ है, ये पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। इससे न्याय दिलाने में और मुलजिम को और जो उन लोग को सारी सुविधा है तो ये बहुत ही बेहतर है इस मामले पर। एक चीज इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है कि जो रिमांड पे 15 दिन का था वो सही था, पर 90 दिन का जो हो गया है वो थोड़ा सा विचारणीय है, क्योंकि 90 दिन का टाइम बहुत काफी लंबा होता है। इसमें पुलिस अच्छा खासा मतलब दबाव बना सकती है, जो कि अगर नहीं है जो कोई अपराधी तो भी उसको दबाव के कारण वो चीज शायद वो एक्सेप्ट कर ले, तो ये तो इसकी मैं विरोध में हूँ। खैर, यानी जो टाइम समय सीमा जो बढ़ा दी गई है, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि समय सीमा कितनी बढ़ाई जाए। राजेश, बिल्कुल। और जिस तरह से इसका आपने बात की, जवाबदेही की, जिम्मेदारी की, मैं विलक्षण जी के पास में आता हूँ। विलक्षण जी, चूंकि अब 1 तारीख को नए कानून आए और आज हम 2 दिन बाद यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर आपसे समझा जाए तो अदालतों के कामकाज में या सिस्टम में किसी तरह का कुछ आपको फर्क दिख रहा है कि नहीं? इन कानून लागू होने के बाद अब इस तरह का फर्क है, या फिर ये प्रोडक्शन है कि नहीं, फर्क आने वाले समय में दिखेगा? राजेश जी, सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं न्याय संहिता की और उसके बाद जो है प्रोसीजरल लॉ, साक्ष्य अधिनियम और नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये आपको बताने के लिए मुझे बहुत अच्छी चीज लगेगी कि किसी भी इकोनॉमी को, इसको यहाँ पे लीगल पर्सपेक्टिव से बढ़ते हुए अगर हम पूरे राष्ट्र को देखें, एक इकोनॉमी का कॉर्नर स्टोन होता है उसका डेवलपमेंट, इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि कितनी फास्ट आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मुकम्मल कर सकते हैं, कितनी फास्ट किसी डिस्प्यूट को आप सुलझा सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देख लिया जाए, देखिए जब बात आती है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की, तो मुद्दता सारी कॉमनवेल्थ नेशन, यानी हर वो नेशन जो कभी ना कभी ब्रिटिश राज के अंदर रहा है, वहां पर जो एक क्रिमिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग रही है वो मूलतः कहीं ना कहीं सेम ही रही है। और उनका जो एक इंटेंशन रहा था इन कंट्रीज में, कॉलोनीज में, डोमिनियंस में इन लॉस को लाने का, वो ये था कि जो ब्रिटिश ट्रेडिंग होती थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, जो कंपनीज के लॉज होते थे और ब्रिटिश ऑफिसर, उनके इंटरेस्ट को मोस्टली बचाना था। और लोकल म्यूनिसिपल लोग जो होते थे, जैसे कि इंडियंस हो गए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जो सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया गया था 18th सेंचुरी में, उसके अगर लेटर पेटेंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेटली वे में ये सारे क्रिमिनल लॉज बनाए गए थे। अब जब हम आगे जाकर इसको बढ़ते हुए, चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो भारत की तत्कालीन स्थिति के साथ हम ये बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि ये जो दोनों के दोनों प्रोसीजरल लॉज आए हैं, ये एक्सपेडाइट कर जाएंगे, ज्यादा तेजी से मुद्दे सुलझेंगे। और ये हमारी जो एक मुद्दा मोदी जी ने बनाया है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमें अचीव करना है, उसके लिए बहुत इम्प्लीकेट हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें, जो चाइना को जब हम एक एज अ लेंस में साथ में कंपैरेटिव स्टेट में रखते हैं, चाइना में क्राइम रेट ऑलमोस्ट नील के बराबर रहता है, काफी सेफ कंट्री कंसिडर की जाती है। और ये हम और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज जब अपने सिटीजन्स को कहती है कि आप चाइना में ट्रेडिंग के लिए जाएं,
तो वहां पे आपको ट्रेडिंग के लिए काफी सिक्योर्ड माना जाता है। उनकी एम्बेसीज की वेबसाइट में देखें तो रेटिंग्स दी जाती हैं, और उसका एक बहुत मुख्य कारण ये रहता है कि वहां पे क्रिमिनल लॉस के प्रति में कोई लीनियंसी नहीं बरती जाती। और साथ ही साथ जब हम ये प्रोसीजरल लॉस के बाद आते हैं तो खासतौर से जो हमारे को-पैनलिस्ट ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, जो टाइमलाइंस एस्टैब्लिश हुई हैं, सेल्फ कॉग्निजेंस के जो प्रोसीजर्स यहाँ एस्टैब्लिश किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जिस तरह का वेटेज दिया गया है, चाहे वो डीएनए फॉरेंसिक्स के माध्यम से हो, चाहे वीसी के माध्यम से हो, चाहे एफआईआर घर पे जाकर खुद लेकिन विलक्षण जी, अगर हम बात करें, आप सभी लोग विधि विशेषज्ञ हैं, एक बेहतर तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन आप कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए कानून है, आम लोग कितना लगता है आपको कि कितना समझ इसको पाए होंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं कि हाँ कितना कनेक्ट कर पाए होंगे, या फिर कितना और इस पर काम करने की जरूरत है कि आम लोगों तक ये सारी चीजें जो नई चेंजिंग हुई है उन तक बेहतर तरीके से बहुत कम समय में पहुंच जाएं? राजेश जी, सबसे बड़ी बात तो यही होती है जो एक जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भी कही थी, वो ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जस्टिस पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कोर्ट न्यायालय तक पहुंचना, अपनी बात को एस्टैब्लिश करना, ये इतना लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि आदमी जस्टिस से कोसों दूर हो जाता है। जस्टिस खन्ना ने जब दूसरे अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में रिकॉग्नाइज किया था, तब उन्होंने यही चीज कही थी कि एक आम आदमी तक, जो आप बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट करें, कि आम आदमी को ये समझना चाहिए, आम आदमी तक ये न्याय पहुंचना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जब क्रिएट होती है एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा, खास तौर से आम नागरिकों के लिए, तब एक सुरक्षित एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और जहां तक ये हम प्रोसीजरल लॉस के संबंध में बात करते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि जब एविडेंसेस की फॉर्जरी होती है, लोग अपने बयानों से पलट जाते हैं, लोग और कई तरीके के अलग तरीके से एक्टिक्स, जो हमारे यहाँ पे को-पैनलिस्ट ज्यादा और अच्छे से समझ सकते हैं उन चीजों को, उसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। इस तरह की हॉस्टिलिटी जो कोर्टों में रहती है, यही आदमी को जस्टिस से कोसों दूर ले जाती है। कहीं अंडर ट्रायलीज जो बैठे रहते हैं कई सालों तक जेलों के अंदर, वो सिर्फ चार्ज फ्रेमिंग होने तक से लेके पूरे चार्जेस पे डेलिब्रेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन से लेके इन सब फ्रेमिंग्स तक ही जेल में पड़े रहते हैं, उनको बेल भी अब अलाउड नहीं होता है। जिस तरह से विलक्षण जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जरूरत इसी बात को लेकर है कि जिनके लिए कानून हो वो बेहतर तरीके से और कम समय में इनको समझे, जिससे कि जिसके लिए बनाए गए हैं उनको जस्टिस मिल सके। जी राजेश जी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये और इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ेंगे, हमें रियलाइज होगा कि प्रोसीजर धीरे धीरे कंसाइज हो गया है और जस्टिस मिलने और कोर्ट में पहुंचने के बीच का समय कम हो गया है। बहुत अच्छी है विलक्षण जी, राजेश जी ने जिस तरह से कहा कि आम जनता इन नए कानूनों से कितना कनेक्ट कर पाई है, अभी तक उन कानूनों को कितना जान पाई है। देखिए, जहां तक हमने बातचीत की है वहां पर ये चीजें तो सामने आई है, क्योंकि अब जांच को लेकर, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पर कहा कि समय सीमा जो तय कर दी गई है राजेश जी, उसको लेकर ये एक पुलिस कर्मियों की ओर से बात सामने आई है कि अगर समय सीमा तय कर दी गई है तो कर्मचारियों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ानी होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, प्रशिक्षण को लेकर बात की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कि जब नए कानून लागू किए जाएंगे तो मास्टर्स ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब हम धरातल पर पहुंचते हैं, पुलिस कर्मियों से बातचीत करते हैं, ब्यूरो चीफ से बातचीत करते हैं, तो उनका ये कहना है वहां पर कि ट्रेनिंग तो दी गई है, कहीं कहीं पर सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग दी गई है, बहुत एकदम संक्षिप्त ट्रेनिंग दी गई है। इसको कैसे देख रहे हैं विजय जी? मतलब क्योंकि प्रशिक्षण देने की बात की गई थी कि मास्टर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वो ट्रेनिंग उतनी नजर नहीं आ रही है। शासन स्तर से दिन प्रतिदिन ट्रेनिंग संचालित की जा रही है इस पर, और विधि विशेषज्ञ प्रतिदिन उपस्थित होकर नए कानूनों के संबंध में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है इस संबंध में, और हर एक पहलू पे, हर एक इन्वेस्टिगेशन पे उनके मतलब इस संबंध में प्रकाश डाला जाता है वहाँ पे। लेकिन विजय जी, यहाँ पर आपके हिसाब से कितने दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए? मतलब वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस ट्रेनिंग सिस्टम के लिए पूरी तरीके से तैयार है देश, पूरी तरीके से तैयारी है कि ठीक है आप ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम उतना अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर समय के साथ इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो और आगे बढ़ेगी, फिर उसी के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा? ट्रेनिंग प्रॉपरली समय समय पर चलती रहती है, ट्रेनिंग दी गई है और समय समय पर दी जा रही हैं और दी जाती रहेंगी, ताकि कानून एक स्थिर नहीं है। हर रोज कानून में बदलाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉ आते हैं, हाई कोर्ट लॉ आते हैं, तो ट्रेनिंग की तो आवश्यकता रहती है और ट्रेनिंग ये चलती रहेंगी, और शासन इस तरफ बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। और मुख्य चीज है कानूनों के बदलाव के लिए तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण कोई भी केस एक कुटल में बदल जाता है। तो सपोज करें कि कोई साक्षी है, उसको उड़ा देते थे या मार देते थे उसको,
कुछ टाइल हो जाता डरा धमका के, या कई ऐसे केसेस हैं जिनमें सामने बीच चौराहे पे मर्डर हो जाता था। हाँ। तब जो है कोई भी सामान्य व्यक्ति साक्षी नहीं बनना चाहता था। ऐसी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और उस पर नए प्रोविजन में ये चीजें लाई गई हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है जिसने घटना देखी है, पहली बात तो वो ये लाइबल है इस बात के लिए कि वो पुलिस को सहयोग करे। चलिए उसकी बेहतर बात आप बढ़ाई कर गई रहे है। हैं, लेकिन मैं नवीन जी के पास में आता हूं। नवीन जी, क्या एमपी के लोगों ने बेहतर तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट किया है? क्योंकि अगर पिछले 2 दिन का आंकड़ा देखें तो तकरीबन 855 केस दर्ज किए गए जिसमें 98 EFIR हैं। तो कह सकते हैं कि एमपी ने बेहतर तरीके से, एमपी के लोगों ने बेहतर तरीके से इसे अडॉप्ट किया है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जहां तक प्रशिक्षण की बात है और जागरूकता, अवेयरनेस की बात है, तो इसमें 40 लाख, अभी मैं जब बता रहा हूं तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़कर के 50 लाख के आसपास पहुंच गया हो। ये लगभग 2-3 दिन पूर्व की बातें हैं। 40 लाख निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और 5 लाख पुलिस और जेल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, आपराधिक न्याय व्यवस्था जो है वह पुलिस, अधिवक्ता और जो है जुडिशरी, इनसे मिलकर के बनी हुई है जी। तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है सतत निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। यदि कोई एक दिन में, यदि कोई चाहे कि मैं सब चीजों को सीख लूं और इसका प्रभावी रूप दे दिया जाएगा तो ये संभव नहीं है। तो क्योंकि आपके ये हिसाब से कानून, सर, मैंने जो पहले भी सवाल किया जी। था कि कितने दिन की ट्रेनिंग पुलिस कर्मियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ये निश्चित कह रहे हैं रूप से कि बहुत संक्षिप्त है। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग जो है आवश्यकता अनुसार, ये ट्रेनिंग लगभग जो है मार्च से ही जो है ये चल रही है। कभी 2 दिन, 5 दिन, वो जो है 3 दिन। क्या होता है कि कार्यस्थल पे जो वर्किंग लोग हैं उनकी आवश्यकता तथा उस कार्य में कोई पेंडेंसी न हो, इन दोनों को बैलेंस बनाते हुए ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है और वो चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस कानून को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जो एप्लीकेशंस, जो 25 एप्लीकेशन जो है वो NCRB आपराधिक रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB के आंकड़े जो बता रहे हैं कि 25 एप्लीकेशन उसमें सुधार किए गए हैं ताकि थानों पर जो है FIR हो सके और जो है किसी को कोई दिक्कत ना आए, इनकी व्यवस्था की गई है। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात है और जहां तक कि 7 साल से अधिक के अपराधों में जो ये अनिवार्यता की गई है कि फॉरेंसिक टीम को जो है वह उस स्थल पे, घटना स्थल पे जाना अनिवार्य है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है और ये निरंतर व्यवस्था की जा रही है और ये निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम आपको देखने को आगामी भविष्य में मिलेगा। ठीक है नवीन जी, यहाँ पर राजेश जी, जिस तरह से नवीन जी ने इसका विश्लेषण किया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, डिजिटल इंडिया को देखते हुए, ये जो EFIR, ई सबूतों की, ये सारे जो प्रावधान यहाँ पर लेकर आए हैं, ये निश्चित तौर पर सफल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है और ट्रेनिंग इसका को लेकर उद्देश्य भी। यही है। हाँ। जो लगातार शिकायतें ये आ रही थी कि समय पर न्याय नहीं मिलता, समय पर FIR नहीं होती, थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ऐसे समय और जिस इस उद्देश्य से इसको लाया गया तो निश्चित तौर पर इसकी जरूरत इस समय वर्तमान में समय में थी। जो बदलता हुआ परिवेश है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी, और यही कारण मुझे लगता है कि इन कानूनों को अमल में लाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हैं यहाँ पर कानून तो अमल में लाए गए, लेकिन अब विशेषज्ञ इस पर क्या कह रहे हैं राजेश जी, जरा इस पर गौर कर लेते हैं। सचिन के वर्मा जी, विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि नए कानून तो लागू कर दिए गए और यहाँ पर जो निचली अदालतें या फिर अदालतों में जो भी मामले लंबित थे उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। जो महत्वपूर्ण था कि उस पर पहले आप चर्चा करें, जो मामले अभी तक लंबित हैं उन पर क्या कुछ निकलकर सामने है, उसका कंक्लूजन भी तो देखना होगा। नए कानून तो आपने लागू कर दिए, लेकिन क्या उतनी जजों की संख्या है कि इतनी जल्दी उन सभी मामलों का निस्तारण हो जाए या फिर उन मामलों को सीधे तौर पर अनदेखा कर दिया गया है? देखिए, ये जो 3 आपराधिक जो कानूनों में जो बदलाव हुआ है, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स को जो एक गति दे रही थी सरकार, उसी की एक परिणति है। और देश अभी इस समय जो है बदलाव के एक दौर से गुजर रहा है और अगर जैसे कानून जो नए बने हैं उसमें भी कुछ विसंगतियां होंगी और कुछ ऐसी प्रक्रियात्मक कठिनाइयां भी जब इनको लागू किया जाएगा तो महसूस होगी। तो उसके संबंध में जब भी ऐसा कोई दौर आएगा तो उसका सुधार होगा। उसके संबंध में जो है माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका इंटरप्रिटेशन करेंगी। उसके संबंध में जो है हमको
गाइड करेंगे और उससे जो है देश आगे बढ़ेगा। तो जो पुराने जो मुकदमे हैं, अब उन मुकदमों के संबंध में भी जिस तरह से अब वो जैसे कई मुकदमे ऐसे हैं जो 25-25 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसके संबंध में भी 3,58,00,000 से अधिक है इन मुकदमों की संख्या। देखिए रेखा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कुछ जो प्रोविजंस हैं उसके लिए तो वो तो बैकडेट से प्रोस्पेक्टिव एक्ट से तो लागू किए नहीं जा सकते हैं। तो अब ऐसे जो मुकदमे हैं जो पुराने समय से चल रहे हैं, उसको किस तरह से इस नए कानून में उसको किस तरह से ढाला जाएगा, ये एक देखने की बात होगी। और उसके संबंध में जिस तरह से जो गाइडलाइंस आएंगी और जिस तरह के जो जजमेंट्स या उस तरह से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है समीक्षा करके और जिस तरह से हमको उसके संबंध में दिशा निर्देश देगा, ये एक देखने लायक एक जो रेखा जी कुछ कह रही थी जब रेखा सचिन जी की मेरा बात ये कर कहना था कि जैसे कि बताया जा रहा है 25-25 साल पुराने केसेस है। अब तो ये सब केसेस जो काफी बैक में पुराने थे उन सबको फास्ट ट्रैक में लेके जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। 2017 के जो केसेस है वहां से लेके अभी तक के जो केसेस है उनको भी जल्दी से जल्दी खत्म किया जा रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको जितना हो सके जल्दी, तो उसकी लिस्टिंग आ चुकी है कि मतलब इसी साल के अंदर ही अंदर 2017 के से जो केसेस चल रहे हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। तो 25 तक मामला सब सफाई हो गया, क्योंकि जो कोरोना आया था उसमें तो बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो उनको उड़ा दिया गया था, मतलब फटाफट करके उनको खत्म कर दिया गया था। और अब जो नए नियम आए हैं, कानून आए हैं, इसमें तो और हमें बेनिफिट ये है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो इसमें सबसे पहले बेनिफिट ये है कि जो एफआईआर करने के लिए लोग परेशान होते थे, उनकी एफआईआर नहीं होती थी, यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, अब वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो कहीं से भी क्लियर मतलब एफआईआर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इसका, लेकिन अगर ये तमाम सारी जो प्रोसेस है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरह से ममता बनर्जी, हालांकि उन्होंने इन 3 नए कानूनों का विरोध नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। उन्होंने पहले चिट्ठी भी लिखी हुई है राजेश जी, चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि अभी देश इन 3 कानून को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता है, ममता जी कुछ भी बोलने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रशासन है और जो जुडिशरी है उसे जो काम करना वो तो अपना काम फॉलो करेंगे। और प्री तैयारी की जरूरत थी तब ये कानून लागू होना चाहिए थे, या टाइमिंग बिल्कुल सही है? टाइमिंग और तैयारी ये उस आदमी पर निर्भर करती है जो पहले से अपने आप को तैयार करके नहीं रखता, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और वो होके रहेगा। और जो भी सत्ता पक्ष में रहते हैं, बदलाव उनके तर्कश में सबसे तीखा तीर या सबसे शार्प तीर होता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत है, अगर ममता बनर्जी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है तो क्यों आया है? तो वो आया है मोस्टली इसलिए क्योंकि प्रोसीजरल की जगह जो हम सब्सटैंटिव लॉ है, यानी भारतीय न्याय संहिता, इसके कुछ सेक्शनों को हम यहाँ पे पढ़ना बहुत आवश्यक पड़ जाता है। खास तौर से जब हम बात सेडिशन की करते हैं, और खास तौर से जब हम बात करते हैं इंटिमेशन ऑफ सुसाइड बाय अ वे ऑफ हिंडरिंग ऑफ अ गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी आप आत्महत्या मतलब आप आमरण अनशन पे अगर बैठ गए और इससे आपकी जान को खतरा है और आप आमरण अनशन इस पर्पस से कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट कोई एक डिसीजन लेने से हिंडरेंस हो, इसका एक ये पूरा का पूरे जो नियम है, इसमें जो एम्बिगिटी एक कानून के आने के बाद होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी सीधे कानून आए हैं, इस पे जब जुडिशरी डेलिब्रेशन करेगी तो इसके साथ साथ इसके एक्सेप्शन भी निकल के आएंगे। लेकिन ये चीजें एक तरीके से विपक्ष को एक एहसास दिलाती है, वो लोग जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हमारे राइट्स को सुना जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर हम इसी संदर्भ को ले लें, जैसे मैं जिस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर हम सोनम वांगचुक को ले लें जो अभी लद्दाख में प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं और आज पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया वो एक आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तो क्या नए कानून के तहत पे उनको आईपीसी की धारा के भारतीय न्याय संहिता की धारा के उठा के क्या उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? क्या वो अपराधी करार कर दिए जाएंगे? ये एक एम्बिगिटी क्रिएट करती है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं डिसमिनेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन के तहत जो कानून भारतीय न्याय संहिता में लाए गए हैं, तो हम किस चीज को मानेंगे कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन करी जा रही है? क्योंकि जो उसके लिए क्वालिफाइंग बात कही गई है कि वो चीज फॉल्स इंफॉर्मेशन कही जाएगी जो सरकार के प्रति कही गई है लेकिन इन इट्स ओन नेचर गलत है। तो क्या कह सकते हैं, क्या नरसिंह घोटाले की अगर हम बात करें तो क्या नरसिंह घोटाले के एविडेंसेस जो सरकार के सामने प्रत्यक्ष है, अगर वो सही नहीं थे तो क्या वो डिसमिनेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन है? तो जिन विसल ब्लोअर्स ने ये कानून के तहत कोर्ट के न्यायालय के सामने आए, अगर उनमें से कहीं भी त्रुटि हुई तो क्या उन्हें पटक के जेल में डाल दिया जाएगा? ये एम्बिग्विटी विपक्ष को एक मौका देती है, हालांकि उनकी क्वेरीज को बड़ी आसानी से एक्सटिंग्विश, उन्हें शांत कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इन न्याय के अंदर मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट्स के सामने, ट्रायल कोर्ट्स के सामने एडजुडिकेशन के लिए आएंगे,
तो न्याय खुद ही सम्मित में अपने आप में निकल के आएगा और कोर्ट पे ठीक हमें है। पूर्ण तरह से विश्वास रखना पड़ेगा कि वो कहीं पर भी इस तरह की त्रुटि होने नहीं देंगे। ठीक तो है, ये बात पेशेंस की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विलक्षण जी। देखिए बात तो यहाँ पर पेशेंस की है, क्योंकि अभी मात्र 3 दिन हुए हैं ये नए कानून लागू हुए, और इसका जो आकलन है वो अभी से निकालना ठीक नहीं होगा। भविष्य का इंतजार भी यहाँ पर करना होगा कि किस तरह से ये जो कानून है वो आगे काम करते हैं, किस तरह से न्याय आम आदमी को क्या मिल भी पाता है, क्योंकि दंड की जगह पर न्याय तो कर दिया गया, लेकिन उस न्याय शब्द का मतलब आम जन कितना समझ पा रहा है ये देखना भी महत्वपूर्ण है। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जजों को लेकर बात हुई, अदालतों को लेकर हम बात कर रहे हैं, मामलों को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए नए कानून जो लागू हो गए हैं उसमें जो अदालतों में मामले पहुंचेंगे उन्हें 30 दिन में निपटाना है सर, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन में, और ऐसे में जो जजों की संख्या है, जो मामलों की संख्या है, वो कैसे बैलेंस कर रही है? क्या जितनी जजों की संख्या है और जितने मामले हैं 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर सारे मामले निपटा देंगे जितने जज हैं, या फिर जजों की संख्या बढ़ाने पर अब विचार करना बहुत जरूरी हो गया है? इस मुद्दे पे शासन बहुत समय से तैयारी कर रही है। इसमें समय समय पे निरंतर पोस्टें आ रही हैं, जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है इस पे। लेकिन यहाँ पर अभी तक हम जो देख रहे हैं वर्तमान में परिस्थितियां जो है विजय जी, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जजों की संख्या, न्यायाधीश की संख्या उतनी ही है। नहीं, न्यायाधीश की संख्या निरंतर 2006 से हर साल बढ़ती जा रही है। 150 से 200 पद हर साल आ रहे हैं, और ताकि मामले ताकि 10 गुना बढ़ जाते हैं, लगातार लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं, पेंडिंग से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय नहीं है। pendency- सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या इस सिस्टम के बाद ये संभावना है कि इसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा? पेंडेंसी बढ़ रही है। कानून लागू करने से पहले ही शासन ने प्रक्रिया इनके निराकरण के लिए पहले से ही प्रोसेस शुरू कर दी थी, और इसमें जो है निरंतर जितने भी पुराने प्रकरण हैं इनकी जो 2-3 महीने की डेट लगती है, इसको निरंतर हर 15 दिन में डेट लगा के उनका निराकरण किया जा रहा है। और जितने भी साक्षियों को मतलब शासन ने निर्देश जारी किए, पुलिस भी पूरा सहयोग कर रही है कि साक्षियों को निरंतर उपस्थित रखें, और निरंतर उपस्थित हो भी रहे हैं, और प्रकरण का धीरे समय पर निराकरण चल रहा है। इस तरफ कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा। नवीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। नवीन जी, मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। विलक्षण जी, इसमें एक जो चीज हमारे कोपालन्स ने पॉइंट आउट करी है ये एक्चुअली बहुत ही एक्यूरेट है, और अकेला हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के साथ साथ भी नहीं देख सकते। रिसेंटली एक हाई लेवल कमिटी जिसको हेड किया गया था, उसने ये रेकमेंड किया था कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट्स और साथ साथ ट्रायल कोर्ट्स का भी स्पेशलाइजेशन और बाइफर्केशन होना जरूरी है। यानी ये बहुत जरूरी पड़ गया है कि जजेस जो एक पर्टिकुलर मैटर्स अब सुन रहे हैं, चाहे वो ट्राई कोर्ट्स में हो चाहे हाई कोर्ट्स में हो, उनका बाइफर्केशन कर दिया जाए, उनका स्पेशलाइजेशन कर दिया जाए। यानी एक पीठासीन अगर एक कोई जज है तो वो एक सर्टेन तरीके के मैटर्स ही सुनेगा, और उससे ये जो बाइफर्केशंस और स्पेशलाइजेशंस आएंगे, इनसे बेहतर क्या कहते हैं आउटरीच भी मिलेगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी समावेश हुआ है, जैसे हम फॉरेंसिक्स की बात करेंगे तो अब ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि हर जिले में एक प्रॉपर फॉरेंसिक्स लैब हो। यानी मध्य प्रदेश में कोई भी ऑफेंस हो तो जरूरी नहीं कि सारी टीमें जबलपुर से ही जाएंगी, अब हर जिले में मिलेंगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट। मुझे लगता है इसका कुछ नवीन जी कह रहे थे, फिर मैं श्री कृष्ण जी के पास में आऊं। नवीन जी, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। देखिए, कोई मामला ये नहीं कहा गया कि 30 दिन 45 दिन में समाप्त करने के लिए। जब न्यायालय में जब चालान पेश होगा, ठीक है, लेकिन जजों की पूरी बहस होने की जो तारीख है, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। बताइए। देखिए, जब चालान पेश होगा तो उसमें बताई गई है, ये हर चीज के लिए टाइम लिमिट बताया गया है। एक मैगजीम है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए, और न्याय में विलंब जो है वो न्याय का हनन है। तो ये टाइम लिमिट जो बनाया गया है, मैं आपको बता दूं, जब चालान पेश होगा तो जब आरोप लगता है तो आरोप जो है पहली जो सुनवाई के लिए जब डेट लगी जाएगी तो उस तारीख से, उस डेट से 7 दिन के भीतर चार्ज लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया, पहली चीज। ठीक है, फिर उसके बाद जब चार्ज लग जाएगा तो सुनवाई होगी, साक्षी आएंगे। फिर जब कहा गया 30 और 45 दिन की जो बात की गई है वो जजमेंट की बात की गई है। वो कहा गया है ये कि मामले में जब अंतिम बहस हो जाता है उसके 30 दिन के भीतर ये बाध्यकारी किया गया है कि आपको जजमेंट करना है, मामले में निर्णय करना है। विशेष परिस्थिति में आप 15 दिन का और समय ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रक्रिया जो है ये न्याय को देखते हुए ही बनाया गया है। और दो जो प्रावधान मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जोड़े गए हैं, जैसे कि 86 जोड़ा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। पहले होता क्या था कि अपराधी के अंदर एक भय नहीं होता था। देखिए, कानून का जब तक भय नहीं होगा अपराध नहीं रुक सकता है।
और पनिशमेंट देकर के तो कतई नहीं रुक सकता है। ठीक है 86 में ये बताया गया है कि पहले अपराधी क्या करते थे कि अपराध करने के बाद अकूत संपत्ति बनाते थे और उनको इस बात का भय नहीं होता था। उनको लगता था कि ठीक है बहुत होगा तो क्या होगा, ट्रायल होगा, जेल में जाएंगे, या तो सजा या तो बरी होगा, यही चीज होगा। लेकिन अब 86 में ये कहा गया है कि अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति उसकी पहचान होगी और वो संपत्ति आपकी नहीं रहेगी, वो जब्त हो जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो प्रावधान किया गया है कि अपराधी क्या होते थे कि अपराध करने के बाद फरार हो जाते थे। पूरी सिस्टम लगी हुई है, पूरी मशीनरी लगी हुई है उनको ढूंढने के लिए, न्यायालय में उपस्थित करने के लिए। अब एक प्रावधान जोड़ा गया है कि ट्रायल इन एब्सेंसिया, मतलब उसकी अनुपस्थिति में विचार की कार्रवाई चलेगी। ठीक है, समझ गई? तो ये प्रावधान निश्चित रूप से एक प्रभावी रूप देगा, भविष्य में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसका इसी बात को मैं श्री कृष्ण जी की तरफ बढ़ा देता हूँ, क्योंकि चिंता लंबे समय से इसी बात को लेकर था कि जो अदालतों में लगातार जो बोझ बढ़ा है। ठीक है, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दबाजी है और हर भारतीयों में ये चीजें होती भी है कि कोई चीज आती है उनको लगता है कि क्यूरी जिस तरह से रहती है कि इसके अंदर क्या है, किस तरह से चीजें होंगी, अच्छा है कि बुरा है, वही बातें अभी भी सामने है। मैं श्री कृष्ण जी आपके पास में आता हूँ, क्या लगता है कि ठीक है अभी 2-3 दिन ही हुए, आगे जो भविष्य है, जो आगे फ्यूचर है, क्या धीरे धीरे वो पेंडिंग्स, वो दबाव अदालतों पर लगता है आपको कि नहीं कम होगा जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नए कानून आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार को नए कानून लगाने से पहले सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था। आम आदमी की जो पहली धाराएं थी, पहले आम आदमी को, हर आदमी को पता था 302 क्या है, हर आदमी को पता 420 क्या, 420 एक मूवी भी बन चुकी है, चोरी क्या है हर आदमी को। आज के डेट में ये आम आदमी को ये पता नहीं है कि अब हमारे साथ कौन सी सेक्शन लगने वाला है, कौन से क्या होने वाला है। सरकार ने इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, ना ही इसमें। दूसरी बात नहीं करो, आज के डेट में देखा जाए पहले से भी पुराने बहुत सारे केस माने जाने के समय पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज के डेट में एक न्यायाधीश बैठता है तो कम से कम 200-160 फाइल लेके बैठता है। समय कितना होता है आपका 11 से लेकर 6 बजे तक का, उतने में क्या एक फाइल को कितने मिनट देंगे आप? ऊपर से आपने ये डिसाइड कर दिया सरकार ने कि आपको सुनिए पूरी बात बोले आप मेरी। बोलिए बात पूरी कीजिए। एक्चुअली ऊपर से डिसाइड कर दिया आपको टाइम बाउंड कर दिया। अरे तो आप न्यायाधीश हैं, कोई आपके वो नहीं, जब मन से न्याय नहीं निकलेगा आपको अवस्थित तरीके से आप न्याय नहीं दे पाएंगे तो फिर न्याय से न्याय का किस काम? क्या आपका मतलब कहना ये है कि अब प्रक्रिया और जटिल हो गई है, इसके जरिए काम और बढ़ गया? आपने न्याय को समय सीमा से बांध लिया। ठीक है, यहाँ पर दो आपके चीजें जो पुराने प्रकरण वैसे भी सुनवाई करनी ऊपर दूसरे से आपने और उसी पर मेरा सवाल था कि दो समांतर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 जून मध्य रात्रि से पहले के जो भी मामले दर्ज थे वो पुरानी व्यवस्था पर चलाए जाएंगे और 30 जून के मध्य रात्रि के बाद से जो भी मामले दर्ज हुए अब वो नई व्यवस्था पर चलाए जाएंगे। तो विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अब यहाँ पर तो क्योंकि अभी प्रैक्टिसिंग में उतना नहीं है तो भ्रम की स्थिति यहाँ पर भी बन गई है, क्योंकि तो समांतर जो पोजीशन है वो सामने खड़ी हो गई है। मैं आपको बताता रहा हूँ कि सरकार ने अब ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया नहीं है। अभी कोर्ट में ये पता नहीं है कि जो समन तामील हुए किस टाइप से होंगे। क्या कोशिश जिसमें समन तामील की 2 प्रति में जाता था, एक प्रति में क्या होता कि एक आपको अक्यूज के पास भेज दिया, उसमें तामील को हस्ताक्षर लेकर वापस कोर्ट में भेज दिया। अदम तामील में ये सिस्टम होता, लेकिन अभी बाद में जो थोड़ा सा आपने जो उसमें चेंज किया है कि एक ई कोर्ट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम तामील कराएंगे, तो उसमें ये पता नहीं है कि वो उसमें किस टाइप से कराएंगे, हस्ताक्षर कैसे लेंगे, उसको तामील कैसे, आदम तामील कैसे करेंगे। अभी इसमें कोई भी इन्होंने ऐसा कोई डेवलप नहीं किया, ऐसी इन्होंने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी इस माध्यम से। क्या चलिए थोड़ा, क्या सचिन वर्मा जी आप लोगों के कामकाज में किसी तरह की इन नए कानूनों आने के बाद कुछ चेंजिंग दिखी है आपको? कोई लगता है कि नहीं कुछ चेंज आएगा आप लोगों के बीच में भी? देखिए राजेश जी, मैं एनजीटी बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो एनजीटी में पिछले 8 साल से एनजीटी देश की पहली ई कोर्ट है जहां पर सिर्फ ई फाइलिंग हो रही है और जो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू ही नोटिस की सर्विस हो रही है। तो अगर किसी को इसके बारे में कोई संशय हो तो वो एनजीटी की वर्किंग जाके देख सकता है कि वो एक अपने आप में एक साक्षात उदाहरण है कि ई कोर्ट किस तरह से फंक्शन करती है इस देश में। तो इस देश में पहले से इस तरह के कामकाज ऑलरेडी हो रहे हैं। आज की डेट में अभी कंज्यूमर फोरम में भी ई फाइलिंग का प्रोविजन स्टार्ट हो गया है। तो अब जितनी भी कोर्ट्स हैं मैडम, जो भी कोर्ट्स हैं वो ई कोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं। तो आप कहीं भी अब इन जो टेक्नोलॉजी के उपयोग है उससे आप बच नहीं सकते हो और देश जो है, देश इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। आज हर व्यक्ति जो है, जो एफआईआर करना चाहता है, वो पिलर से पोस्ट तक एक एफआईआर दर्ज करने के लिए
भागता है, दौड़ लगाता है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आज की कंडीशन में जो अधिकार, जो 1857 की क्रांति के बाद में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1860 में, वो क्रांतिकारियों को दबाने के लिए बनाया गया था। इसलिए सारे अधिकार जो थे वो पुलिस के पास में और अधिकारियों के पास में थे। अब वो जो है उसका विकेंद्रीकरण हो चुका है। अब नागरिक के पास में अधिकार है कि वो अपनी एफआईआर अगर वो दर्ज कराता है तो वो ई एफआईआर भी करा सकता है, और उसकी एफआईआर के लिए क्षेत्राधिकारी की कोई बाध्यता नहीं होगी। कंक्लूजन यही है कि नए कानून जब आए हैं, हाँ। और मेरा विषय भी आज का हम लोगों का विषय भी था कि कितने कारगर हैं। बिल्कुल, अगर लोगों को न्याय मिले और तुरंत मिले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और तभी इन नए कानूनों की सार्थकता भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। यहाँ पर रेखा जी आप कुछ कहना चाह रही थी, कम शब्दों में प्रतिक्रिया दीजिए ना, क्योंकि समय की सीमा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो अभी नए कानून बने हैं ये बहुत ही सही है। बस सिर्फ एक चीज का टेंशन है कि जो रिमांड के लिए 90 डेज का है वो थोड़ा सा नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, बाकी तो सब कुछ बहुत ही बेहतर है। ठीक है जी, ठीक है रेखा जी। बीच बहस में बस इतना ही। सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।